ऑनलाइन में किसने किसने 7-15 वाली वीडियो देख ली वेव की? हाथ खड़ा करो भैया। ऑनलाइन में किसने किसने 7-15 वाली वीडियो देख ली पूरी? भाई देखिए ये चैप्टर आसान है, आसान है, नहीं करोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अरे भैया चुप हो जाओ, आसान है, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है भैया, जिसको मैथमेटिक्स आती है। ठीक है भैया, कल मैं, अरे भैया चुप हो जाओ मेरे भाई। देखिए भैया, कल मैं बात कर रहा था भैया टाइप ऑफ वेव की, टाइप ऑफ वेव। तो भैया मैंने बताया था हमारे पास पहली जो थी भैया वो मैंने लिखवाई थी आपको, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव होती क्या भैया? तो बता दो भैया, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको चलने के लिए क्या होता है भैया? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिकल वेव क्या होती है भैया? वो वेव जिनको चलने के लिए क्या भैया? मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है भैया, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। आपका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है साउंड। वैक्यूम में अगर बोलोगे, स्पेस में जाके बोलोगे तो आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। लेकिन अगर आप एयर में बोलोगे, एयर एक मीडियम है और एयर के अंदर आपकी साउंड प्रोपोगेट कर सकती है, तो इसका मतलब जो साउंड है वो आपका मैकेनिकल वेव है। ठीक है, सिस्मिक वेव नाम सुना भैया? जो भूकंप के दौरान पे आती है, जब भूकंप आता है तब एक तरह की वेव आती है जिसको हम सिस्मिक वेव कहते हैं। अब सिस्मिक वेव भी क्या होता है भैया? मीडियम चाहिए उसको, कंपन के लिए क्या चाहिए भैया? मीडियम चाहिए। ठीक है भैया, तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, जिसको चलने के लिए मीडियम की, जिसको प्रोपोगेट मतलब चलना है। ठीक है भैया, जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है भैया, अब ये मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती है भैया। ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होती है। ठीक है भैया, दो तरह की वेव होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स क्या होती है भैया? तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जो किसी मीडियम में हो, किसी मीडियम में, आप जैसे ये, तो जो वाइब्रेशन हुई ना इसके अंदर, जो वाइब्रेशन आगे बढ़ी वो क्या होगी भैया? इस तरीके से बढ़ी है आगे। तो लेकिन जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हुआ है, मतलब कि वेव की मोशन ऐसी हो रही हो, वेव मोशन ऐसे हो रही हो। ठीक है भैया, लेकिन पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है। ये क्या भैया? पार्टिकल है। कल जिसने क्लास नहीं ली होगी उसको ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा, कल की क्लास अनिवार्य है आज की क्लास के लिए। ठीक है भैया, तो भैया जब वेव की मोशन के परपेंडिकुलर, जो पार्टिकल जिस मीडियम में वेव चल रही है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ठोक दिया, तो एनर्जी क्या होगी भैया? एनर्जी बोले तो वेव आगे बढ़ी। ठीक है भैया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे एनर्जी दी तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगे। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर क्या हो भैया? वाइब्रेट करने लगे। समझ गया? तो वेव मोशन के परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उस वेव को हम क्या कहते हैं भैया? ट्रांसवर्स वेव। ये क्या है भैया? पार्टिकल मोशन। ये क्या है भैया? पार्टिकल मोशन ऐसे हो रही है, वेव मोशन ऐसे हो रही है। ठीक है भैया, इसमें ध्यान रखना कि पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे क्या होती है भैया? परपेंडिकुलर होती है। इसमें ध्यान रखना कि भैया जब भी मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूंगा तो पार्टिकल मोशन और वेव मोशन एक दूसरे के क्या रहेंगे भैया? परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है भैया, इसे हम क्या कहते हैं भैया? ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तो भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव भैया इसका बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपका लाइट खैर यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं सिस्मिक वेव लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ भैया? सिस्मिक वेव अभी लिख दूंगा। ठीक है भैया, एग्जांपल में। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, दूसरा भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव ये ऐसी वेव होती है जिसमें आपका ये क्या भैया? देखिए ये वेव मोशन है, जिस डायरेक्शन में वेव की मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या करे भैया? पार्टिकल भी क्या करे? आगे पीछे वाइब्रेट करे। पार्टिकल भी क्या करे भैया? आगे पीछे ऑसिलेट करे। वेव की मोशन की डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है भैया, ये पार्टिकल की मोशन है, पार्टिकल मोशन। और ये क्या है भैया? वेव की मोशन। अगर इसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी वेव की मोशन है, ठीक है भैया, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी यहाँ पे पार्टिकल मोशन पर पैरेलल टू वेव मोशन। पार्टिकल मोशन देखिए भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल की मोशन वेव मोशन के क्या होती है भैया? पैरेलल होती है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में वेव की मोशन क्या होती है भैया?
परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है भैया? परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव है और इसका जो एग्जांपल है वो सिस्मिक वेव है। ठीक है भैया, या अर्थक्वेक वेव भी लिख सकते हो आप। ठीक है भैया, जो अर्थक्वेक में देखिए, अर्थक्वेक में पार्टिकल ऐसे ऐसे सरफेस ऐसे कंपन करती है, वेव ऐसे बढ़ती है। ठीक है, जब भी आपका भूकंप आएगा या फिर कुछ भी आएगा तो उस केस में क्या होता है, वेव ऐसे बढ़ेगी, लेकिन पार्टिकल क्या होता है भैया, ऐसे ऑसिलेट, आपके घर ऐसे होते ना। ठीक है भैया, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है भैया, जो साउंड हम बोल रहे हैं, साउंड बोल रहे हैं तो भैया ये पार्टिकल ऐसे गया, वेव भी ऐसे मोशन कर रही है और ये पार्टिकल भी ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर ऐसे गया। मतलब ये भैया देखिए, जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की मोशन की बात होगी, तो ये ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे हमेशा एयर के वॉल्यूम चेंज की वजह से आगे बढ़ता है। अभी पता लग जाएगा। खैर ठीक है, अभी इतने ध्यान रखो कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है भैया, जिनका पार्टिकल मोशन वेव मोशन के क्या भैया, परपेंडिकुलर हो। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है भैया, जिसमें पार्टिकल मोशन वेव मोशन के क्या भैया, पैरेलल, या आप नॉर्मली कह सकते हो भैया एंटी पैरेलल। बेटा क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से हाथ खड़े कर लो भैया जिसको क्लियर है। अनुष्का, तोमर, राहुल, रंजन, मान्या, दिशा, साहिल बेलवाल, आंचल, दिशा, दीक्षा, बाकी सारे बैठे हुए काम खाए, त्रिशा, सुरभि। सुरभि को पहले क्लियर हो जाता है, ये क्लास में आती है, एकाकी में ही है, क्लियर सब हो जाता है इसको, बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल यहाँ पर देख लेते भैया, ट्रांसफर में बताया भैया। अभी हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल का ही मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक भैया, मैकेनिकल का एग्जांपल लूंगा। और यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करूंगा तो यहाँ पे मैकेनिकल का यहाँ पर भी एग्जांपल लूंगा। तो इसके लिए क्या है भैया, आपकी साउंड वेव, और इसके लिए क्या है भैया, आपकी सिस्मिक वेव। या गिटार, देखिए गिटार बजा उल्टा एफ में तो ऐसे करके। ठीक है भैया, तो ऐसे बजाता हो तो आप देखो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, ऐसे बजाते हो ना, तो उसमें गिटार का पार्टिकल ऐसे चलता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, और वेव क्या होती है भैया, ऐसे आगे बढ़ती है। तो ये क्या है भैया, मैकेनिकल वेव है। ठीक है भैया, समझ गए? और वाइब्रेशन इन मेम्ब्रेन ऑफ तबला, तबला देखा भैया, तबला, तो भैया तबला को जब मैं बजाता हूं तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है, लेकिन वेव क्या होती है भैया, ऐसे आगे बढ़ती है। वो भी एक मीडियम है, तो वो मैकेनिकल वेव होगी, लेकिन किस नेचर की होगी, ट्रांसवर्स नेचर की। ठीक है भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव सबसे बढ़िया एग्जांपल है। हम बोलते हैं भैया, तो जो पार्टिकल है, जैसे मेरी एनर्जी में दे रहा हूं, तो एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है भैया, और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है भैया, साउंड आगे बढ़ रहा है। तो भैया ये हो गया आपका। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया दूसरे टाइप की वेव, यही हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल वेव के बारे में। ठीक है भैया, दूसरी वेव है भैया आपकी, सेकंड वेव का टाइप है आपका, फटाफट जल्दी से टकाटक। ठीक है, दूसरी वेव का टाइप है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ये तो बड़ी ही लाइट लिखा, लाइट 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 इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भैया, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल होती है। क्या आपको पढ़ना नहीं है, 12वीं क्लास में इसका पूरा एक चैप्टर है, खुद में एक पूरा ही चैप्टर है। ठीक है भैया, चैप्टर नंबर 8 क्या है भैया, इट कंसिस्ट विद नाम क्या है भैया, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इट कंसिस्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है भैया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलके बनी होती है। इनको न्यूट्रल वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इनको, न्यूट्रल वेव भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया, न्यूट्रल वेव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ करेगी, क्योंकि दोनों के साथ किसी प्रकार दोनों से मिलकर बनी है, लेकिन इंटरेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होगा। तो इसलिए इनको न्यूट्रल वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, न्यूट्रल वेव। दूसरा प्रॉपर्टी क्या भैया, दूसरा पॉइंट क्या इसके बारे में, स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसकी स्पीड क्या होगी भैया, इतनी होगी। लेकिन किसमें होगी भैया, वैक्यूम में। क्या होगी भैया, वैक्यूम के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी स्पीड क्या होगी भैया, इतनी होगी। ठीक है भैया, दूसरा ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर, ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब कि वेव मोशन के परपेंडिकुलर होगा भैया क्या, पार्टिकल मोशन। ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेव मोशन के हमेशा क्या होगा भैया, पार्टिकल मोशन क्या होगी भैया, परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वेव
ठीक है भैया। एग्जांपल देखिए भैया, ज्यादा पढ़ना नहीं है इसके बारे में क्योंकि चैप्टर ही नहीं है, ये पूरा अलग से चैप्टर है। ठीक है भैया, इसका एग्जांपल होगा भैया एक्सरे, सुना भैया एक्सरे, गामा रे सुना भैया, ठीक है भैया, और आपका रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है भैया, एक्सेट्रा बहुत सारी। तो भैया ये क्या भैया, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है भैया आपकी, बड़ा क्लियर है सबको ये, फटाफट जल्दी बताइए, मिटोरो में इसको, जिसको इसको क्लियर है भैया हाथ खड़ा करो, नाम लूंगा, सबसे अच्छे बच्चे का नाम लूंगा। साहिल बेलवाल, मान्या सेमवाल, आंचल, तुमर, त्रिशा, राजुल, रंजन, दीक्षा, भूमिका, बाकी सारे नल्ले, सुरभि, मिटो दू, सौरभ, हाँ मुझे पता है, जेपी तेरे भाई का नाम है साहिल बेलवाल। दर्द हुआ तो हंसना, तुमने ये रोने का ट्रेंड कब से, दुख हो तो तुम्हें कैसे पता कि रोना चाहिए, दुख हो तो हंसो ना, पता क्यों रोना ही चाहिए। अबे बनाया तो हम नहीं है कि भाई दुख हो तो रो दो, तो बंदे को लगता है कि भैया दुख है इसको, ऐसा क्यों ना करे, हम उल्टा करते पूरी दुनिया, ये पैरेलल वर्ल्ड है यहाँ सब उल्टा होता है, यहाँ सब उल्टा होता है ब्रो। ठीक है भैया, मिटा दूं, ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब वेव मोशन पार्टिकल मोशन एक दूसरे क्या होती है भैया, परपेंडिकुलर। चलो भैया मिटो ना इसको, मिटो दूं। अब वीडियो देखना, वीडियो चुप रहो तुम्हारी मावली, अरे भाई ध्यान दीजिए, मैटर वेव क्या भी, अगली थर्ड और लास्ट, मैटर वेव। अरे भैया सुन लो, इतने ज्ञानी नहीं हो। ठीक है भैया, मैटर वेव क्या होती है, तो भैया मैटर वेव वो होती है जो पार्टिकल के मोशन की वजह से आती है, ऐसी वेव जो पार्टिकल के मोशन की वजह से आती है। तो भैया वेव एसोसिएटेड ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन, माइक्रोस्कोपिक बोला तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, क्वार्क, एंटी क्वार्क, ठीक है भैया, ये सारे क्या भैया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है भैया, तो कह रहे भैया मैटर वेव क्या होती है, वेव एसोसिएटेड ड्यू टू दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्या भैया, वो वेव जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन की वजह से आती है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपने सुना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप देखते थे भैया, चुप हो जा भैया, 27.26 अंडर रूट में भी, या फिर इससे नहीं दिया था, ये तो आपको पता भी नहीं होगा, ये तो 10 के हिसाब। भैया चुप हो जा, भैया ध्यान दीजिए भैया, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो दी गई थी वो लैम्डा इक्वल्स टू में h अपॉन में p से, अगर आपको याद होगा तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p। p क्या भैया, मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ दीज पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स है ना इनमें से किसी का भी पार्टिकल का मोमेंटम रख दोगे h क्या प्लैंक कांस्टेंट, तो लैम्डा क्या होगी भैया, उनकी वेवलेंथ होगी। क्या होगी भैया, उनकी वेवलेंथ होगी। ठीक है भैया, तो ये भैया आपकी मैटर वेव है। क्लियर भैया, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको अभी 11th-12th के लेवल पे नहीं पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक वेव क्या होती है भैया, ये मैटर वेव क्या होती है, वेव एसोसिएटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ, ड्यू टू मोशन तो पढ़ने लिखा भाई, मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन की वजह से जो वेव आती है उनको हम क्या कहते हैं भैया, मैटर वेव। बड़ा क्लियर है सबको, ये हाथ खड़ा कर लो, टाइम नहीं है, कहां पे सब साफ साफ लिखा हुआ है। अबे डी ब्रोगली स्पेलिंग नहीं आती, अबे डी ई ब्रोगली, BROGLIE, ओ ब्रोगली क्या, अबे नहीं मैं बताता हूँ, मैं बी और डी में थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसलिए। हाँ शुरू से ही मेरा है, मेरे को डी और बी में पता नहीं लगता, या तो कैपिटल डी हो, कैपिटल डी को समझे जाऊंगा, बी और डी में कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन मैंने इस आदत को सुधारा काफी हद तक।
मिटो दो भैया। ओए सबको क्लियर है? किसको नाम ले देता हूँ भैया मैं, सबसे होनहार बच्चों का। साहिल भेलवाल, मान्या सेमवाल, क्या राइम बन रहा है? अंकित, चलो ये मिटो रहो। ए देखिए, अबे भैया वीडियो देख लियो, क्यों अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है? ओए भाई जी ध्यान दीजिए भैया, क्या हो गया इसमें? ठीक है, देखिए भैया ध्यान दीजिए भैया, अब जो हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया कि भैया इसके ऐसे रैप्टा मार साड़े के नाक निकट जाए एक नहीं, ठीक है? देखिए भैया, तो देखिए भैया अब हम बात करने आ रहे हैं, जब भैया किसी भी हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, हम किसको पढ़ रहे हैं भैया? मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव मतलब, अब तेरी छीछी, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, मतलब मीडियम चाहिए। ऐसी वेव की मोशन के लिए क्या चाहिए भैया? मीडियम। मैकेनिकल मतलब मीडियम, मैकेनिकल मतलब जिस वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब ध्यान दीजिए भैया, अबे इसे बंद कर दे, 4 बार बोल चुका हूं तुझसे मैं। हाँ तुझे ही बोल रहा हूं मैं, बाहर कोई खड़ा हुआ है क्या? तभी इसमें है नहीं, सुअरों की तरह आके बैठ गया, खोल कैसे बैठा हुआ है? तो ओए मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। अब मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? प्रॉपर्टी। तो भैया मैकेनिकल वेव को, अगर मैकेनिकल वेव को ज्यादा दूर चलना है, बढ़िया से चलना है, उसकी एनर्जी में ज्यादा लॉस ना हो, इसे फोन छीन ले, इसे फोन छीन ले। फोन दे, दे दे, फेंक दे इधर, फेंक दे, फेंक फेंक, मैं छोड़ दूंगा कैच। ठीक है भैया, मैं जॉन डी रूट्स बच्चा था अपना, ठीक है? जॉर्डी रूट्स होता है तो भैया मैकेनिकल वेव की है भैया, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर वो प्रॉपर्टी पे वो मीडियम खरा नहीं उतरता है तो वहां पे आपकी मैकेनिकल वेव नहीं चल पाएगी या अच्छी नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी या अच्छी नहीं चल पाएगी। ठीक है भैया? तो भैया पहली प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। तो भैया क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम की ताकि उसमें मैकेनिकल वेव आपकी इजीली प्रोपोगेट कर सके, आगे बढ़ सके? पहला क्या है भैया? मीडियम शुड बी इलास्टिक। क्या होना चाहिए भैया? मीडियम क्या होना चाहिए भैया? इलास्टिक। क्यों होना चाहिए इलास्टिक भैया? ताकि भैया जब पार्टिकल ऊपर जाए तो वापिस नीचे आ जाए, वापिस। अगर मीडियम आपका इलास्टिक नहीं होगा, तेरे मुंह पे चांटे मारूंगा भी, खींच के वहीं पे आ गया जो मैं, और बाल उखाड़ दूंगा सारे। खड़ा हो जा वहां से, इधर आ बैठ, तू खड़ा हो, तिवारी खड़ा हो जा। मतलब जब मैं बोल रहा हूं उसी में अपनी धू धू कर रहा है मच्छरों की तरह। तो समझदार है, 11वीं 12वीं क्लास में आ गया यार, 18 साल का हो रहा है। ठीक है भैया? तो भैया मीडियम शुड बी इलास्टिक। क्यों भैया? अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो वो दोबारा से पार्टिकल जो जिसके पास एनर्जी आई है, जो एक्सट्रीम पे गया है, कभी वो मीन पर नहीं आ पाएगा। मीन पर नहीं आ पाएगा तो ऑसिलेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। यानी मीडियम शुड बी इलास्टिक सो दैट पार्टिकल restore itself to mean position। खुद को कहा अपने आप को एडजस्ट कर सके भैया मीन पोजीशन की तरफ। अगर मीडियम, देखिए दीवारें बोलो भैया, अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो एनर्जी देने के बाद या तो ऊपर चलेगा या नीचे आएगा, कभी नीचे नहीं आ पाएगा, मतलब ऑसिलेशन नहीं हो पाएगी। तो यानी अगर आपको ऑसिलेशन चाहिए, ऑसिलेशन लगातार चाहिए, तो मीडियम शुड बी इलास्टिक सो दैट पार्टिकल रिस्टोर इटसेल्फ टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ अपने आप को क्या करे भैया? रिस्टोर कर सके। ठीक है भैया? दूसरा, मिनिमम फ्रिक्शन क्या होना चाहिए भैया? सब कम होना चाहिए। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल इजीली ऑसिलेट नहीं कर पाएगा,
खत्म ऑसिलेशन। जब तक ऑसिलेशन तभी तक वेव की मोशन। ऑसिलेशन लंबे टाइम पीरियड तक चलेगी तो वेव भी क्या होगी, बहुत दूर जाएगी, जल्दी जाएगी, बढ़िया से जाएगी, एफिशिएंटली जाएगी। लेकिन अगर ऑसिलेशन थोड़ी देर तक हुई और उसके बाद मीडियम, क्योंकि मीडियम भैया अगर ज्यादा फ्रिक्शन वाला होगा तो एनर्जी का लॉस क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। डिसिपेटिव फोर्स क्या होंगे भैया, ज्यादा होंगे। याद है डिसिपेटिव फोर्स क्या था, वो फोर्स जो एनर्जी को लॉस कराए, वो फोर्स जो एनर्जी का लॉस कराए। तो भैया अगर मिनिमम फ्रिक्शन है तो एनर्जी का लॉस क्या होगा भैया, कम होगा। वेव क्या होगी भैया, ऑसिलेशन ज्यादा होगी और वेव क्या होगी भैया। तो भैया इसलिए लिख नहीं रहा भैया, मिनिमम फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा भैया, एनर्जी क्या होगी भैया स्मॉल, ऑसिलेशन क्या होगी भैया, ऑसिलेशन लार्ज, वेव वेलोसिटी, वेव मोशन, वेव वेलोसिटी और एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, ट्रेवल बाय वेव क्या होगा भैया, दोनों ही लार्ज होगी। ध्यान रखना भैया, ये ध्यान रखना, मीडियम की प्रॉपर्टी पहले क्या भैया, मीडियम शुड बी इलास्टिक सो दैट पार्टिकल रिस्टोर इटसेल्फ टू मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वापस ला दे, मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है भैया। और एक बात और है भैया कि अगर इलास्टिक है तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि भैया आपको पता है पहुंच गया ऊपर, अब इलास्टिसिटी की वजह से नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा भैया, वेलोसिटी आएगी उसके अंदर, वेलोसिटी आकर क्या होगा, मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, फिर क्या करेगा, ओवर शूट कर जाएगा और फिर कहां चलेगा, नीचे की तरफ, फिर नीचे इलास्टिसिटी की वजह से ऊपर आएगा, फिर आएगा कि उसके बाद वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी आएगी, फिर वो क्या करेगा, ऊपर से ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए। भैया दूसरा मिनिमम फ्रिक्शन, अगर भैया मिनिमम फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी लॉस क्या होगा भैया, स्मॉल होगा, ऑसिलेशन क्या होगा भैया, लार्ज होगा, वेव वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे भैया, लार्ज होंगे। ठीक है भैया, क्लियर है, हाथ खड़ा कर लो जिसको उसको क्लियर है बात। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एयर भी इलास्टिक है। ठीक है भैया, चलो भैया फटाफट जल्दी से बता दो। चलो भैया आगे बढ़ता हूँ, अरे इतना टाइम नहीं है, इतना रुका रुका करना है। ठीक है भैया, अगला देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, अगली जो प्रॉपर्टी है भैया, क्या अगली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए भैया, बताओ। मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी, मिनिमम फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, इनर्शिया। क्या होगी भैया, इनर्शिया। इनर्शिया कौन सी भैया, अगर इनर्शिया होगा तभी पार्टिकल मीन पे नहीं रुकेगा, तभी उसको ओवरशूट कर पाएगा। इनर्शिया ही नहीं होगा तो क्या होगा भैया, मास ही नहीं होगा, तो मास नहीं होगा तो काइनेटिक कहां से आएगी, और काइनेटिक नहीं रहेगी तो भैया क्या होगा, वो मीन पोजीशन को ओवर रुकेगा नहीं, वो रुक जाएगा वहीं पर, पार्टिकल ही नहीं है। ठीक है भैया, अगर ध्यान रखना, इनर्शिया किसकी वजह से आता है भैया, मास की वजह से आता है, मास नहीं तो काइनेटिक नहीं है, ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं, जब कहता काइनेटिक नहीं है तब तक ऑसिलेशन नहीं होगी। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। अच्छा पूरा नहीं हुआ आज, पूरा नहीं हुआ क्या अभी, चलो ठीक है, कोई बात, ठीक है भाई, ठीक है भैया। तो भैया देखिए, इनर्शिया क्या होगा भैया, इनर्शिया होना अनिवार्य फॉर ऑसिलेशन। ठीक है भैया, फॉर इनर्शिया क्या होगा भैया, अगर इनर्शिया क्या होगा भैया, लेस होगा। देखिए हम आपको पता है भैया, जहां पर भी हमने ऑसिलेशन पढ़ा था तो मास अटैच किया था उसके साथ, क्योंकि भैया मास नहीं होगा तो ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑसिलेशन के लिए काइनेटिक चाहिए, और काइनेटिक कब आती है, जब उसके पास मास हो। ठीक है भैया, तो इनर्शिया होनी चाहिए, इनर्शिया। ठीक है भैया, फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। ठीक है भैया, ऑसिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए भैया, इनर्शिया चाहिए। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया इसे, ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम के पास, तो वहां पर आपकी मैकेनिकल वेव होगी, धक्का पेल एकदम एकदम जबरदस्त क्या होगी भैया, आगे बढ़ती है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया किसी को ऑनलाइन में, क्लियर है भैया, ये 3 प्रॉपर्टी आवश्यक है। नहीं अब वो छोड़ना, अभी मैं बता रहा हूँ केवल इनर्शिया, वो अभी छोड़ो वो सारी बातें, अभी पॉइंट पे, छोटी वेवलेंथ होगी। क्लियर है भैया, बताओ चलो। अरे बाप रे, अब भैया आते हैं भैया कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां पे चलती है और ट्रांसवर्स वेव कहां चलती है। तो भैया ध्यान रखना भैया, हम जो बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, देखिए ये देखिए कि उस मीडियम मतलब मोशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव के लिए रिक्वायर क्या होगा, मोशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड।
ट्रांसवर्स वेव के लिए किस तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है भैया, पहला तो भैया क्या होना चाहिए, मीडियम अपने आप को रिस्टोर कर सके। अच्छा एक बात बताओ यार, नहीं एक मिनट, इस टॉपिक को तो मैंने बता दिया, दोबारा से वापस क्या है इसमें, वो दूसरा टॉपिक है, मतलब ट्रांसवर्स वेव कहां कहां चल सकती है, मेरा कहने का मतलब है। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते। तो बात करो भैया ट्रांसवर्स वेव कहां कहां पे चलती है, ठीक है भैया। तो भैया ये ध्यान देना भैया, ट्रांसवर्स वेव चलती है ऐसे मीडियम में जो मीडियम क्या हो भैया, जिसके पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। कहां को करते हैं भैया? अब देखिए भैया पार्टिकल परपेंडिकुलर कहां कहां वाइब्रेट करेंगे, एक तो सॉलिड होगी, यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, मोशन क्या होगी आगे की तरफ होगी, ठीक है भैया। वाटर की अगर मैं बोलूं भैया सॉलिड में, पहला पता लग गया भैया, ट्रांसवर्स वेव के लिए चलने के लिए सॉलिड होना चाहिए मीडियम, क्या होना चाहिए भैया, सॉलिड। रिजिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, रिजिड क्या होता है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होता है भैया, ट्रांसवर्स वेव आगे बढ़ सकती है। लिक्विड के अंदर हो सकता है, लिक्विड के अंदर हो सकता है भैया ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन, लिक्विड के अंदर ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन पॉसिबल है कहां? देखिए भैया लिक्विड के अंदर ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं है, सरफेस पे पॉसिबल है, क्योंकि सरफेस क्या होती है भैया आपकी, इलास्टिक होती है। क्या होती है भैया, आपने देखा होगा लहरें जो बनती है ऐसे करके, ऐसे देखा भैया, वो एक्चुअल में ट्रांसवर्स वेव ही होती है। मोशन ऐसे हो रही थी वेव की, लेकिन पार्टिकल क्या होता है, ऊपर नीचे आते हैं। क्या होता है भैया, ऊपर नीचे आते हैं। वाइब देखिए भैया, एनर्जी ऐसे चलती है, मतलब वेव ऐसे चल रही है, लेकिन पार्टिकल क्या होता है भैया, ऐसे होता है ना भैया, तो पार्टिकल की मोशन क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखिए सरफेस पे, सरफेस पे ही लिक्विड के केस में जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो केवल सरफेस पे ही बन सकती है, अंदर नहीं हो सकती, अंदर नहीं हो सकती। क्यों, रीजन क्या होता है भैया, अंदर इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि अंदर कोई रीस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, सरफेस पे है। बता सकता कोई भैया सरफेस पे कौन सा फोर्स है लिक्विड के केस में, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है भैया, देखिए जब पार्टिकल ऊपर जाता है, ध्यान दीजिए भैया, पार्टिकल ऊपर जाता है, लिक्विड का पार्टिकल ऊपर जाता है तो सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सरफेस एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। अब सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो लिक्विड क्या होगा भैया, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर क्या करता है भैया, नीचे आ जाता है, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो भैया, कम, एनर्जी ज्यादा। कुछ भी बोल रहा है तू, हमें नहीं पता। अब तू 100 जन तूने बोला, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो भैया ध्यान रखना भैया, जो पार्टिकल होता है, जब भी मैं ट्रांसफर वेव की बात कर रहा हूं, सॉलिड में पूरा हर जगह बनेगा, सॉलिड में हर जगह पे ट्रांसफर वेव बन सकती है, लेकिन लिक्विड पे केवल एक जगह पे बनती है, कहां पर, सरफेस पे। अंदर नहीं बन सकती क्योंकि अंदर कोई सरफेस टेंशन नहीं होता। सरफेस टेंशन कहां पे होता भैया, सरफेस पे। और सरफेस आपको पता ही है, इलास्टिसिटी चाहिए ताकि वो अपने आप को पोजीशन को, उस पार्टिकल को वापसी नीचे ला सके। दोबारा बोलो भैया, पार्टिकल ऊपर गया लिक्विड की सरफेस का, तो भैया क्या हो, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी, ठीक है भैया। दोबारा बोल रहा भैया, पार्टिकल ऊपर गया, सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी, पार्टिकल अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया भैया, अब देखिए पार्टिकल अनस्टेबल हो गया, खुद को स्टेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एनर्जी, स्टेबिलिटी, समझ गए भैया। तो नीचे आया तो फिर क्या आ गई, काइनेटिक आ गई। अब वो मीन पे रुकेगा, फिर क्या करेगा, ओवरशूट है। देखिए भैया आपको पता है भैया, तो ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, वेव के लिए पहले सॉलिड में कहा चलती है, सॉलिड में, सॉलिड केस में एक तो पूरे सॉलिड में, पूरे लिख दो, पूरे सॉलिड में, पूरे सॉलिड में, सॉलिड में प्रोपोगेशन होता है। जो भी सॉलिड है, कोई सा भी सॉलिड हो, उसके अंदर ट्रांसफर का प्रोपोगेशन होगा कहीं, हर जगह, ठीक है भैया। लेकिन लिक्विड में, लिक्विड में यार एक मिनट जो, इसको लिख दो ऐसा, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड में एवरीवेयर, एवरी, हर जगह पर होता है, ठीक है भैया। लेकिन लिक्विड में
ओनली सरफेस पे, ठीक है भैया। तो सॉलिड के हर जगह पर, सॉलिड का पार्टिकल, सॉलिड हर जगह से क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब खुद को रिस्टोर करने की क्षमता रखता है। रिजिड मतलब जिसकी शेप को चेंज करना मुश्किल हो, अगर चेंज कर भी दो तो वो अपने आप को रिस्टोर कर ले, ठीक है भैया। तो सॉलिड हर जगह से खुद को रिस्टोर कर सकता है, ठीक है भैया। तो हर जगह पे आपकी क्या बता भैया, ट्रांसफर वेव चल सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड पे तो केवल सरफेस, क्योंकि केवल सरफेस ही क्या करती है भैया, खुद को रिस्टोर कर पाती है, ठीक है भैया। बिकॉज लिक्विड surface restore itself by surface टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से खुद को रिस्टोर कर पाती है। बाकी और लिक्विड में कहीं पर भी वेव की ट्रांसफर वेव नहीं चल सकती, सॉलिड के अंदर एवरीवेयर और लिक्विड के अंदर केवल सरफेस पे, क्योंकि सरफेस ही खुद को रिस्टोर कर पाती है। तो भैया देखिए, कोई ट्रांसवर्स वेव सॉलिड केस में हर जगह पे चल सकती है, क्योंकि हर पार्टिकल अपने आप को रिस्टोर कर लेता है, ठीक है भैया, सॉलिड, ठीक है भैया। और मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है तो इजीली खींच लेता है वापस अपनी पोजीशन पे, ठीक है भैया। लिक्विड केवल क्या होता है, लिक्विड कहां से रिस्टोर कर पाता है खुद को, सरफेस से। सरफेस के अलावा लिक्विड खुद को कहीं से रिस्टोर नहीं कर सकता। तो भैया क्या होता है भैया, केवल तो बिकॉज लिक्विड सरफेस रिस्टोर इटसेल्फ बाय ड्यू टू बाय सरफेस टेंशन, ठीक है भैया। तो केवल यहीं पर दो जगह पे ट्रांसवर्स वेव बन सकती है। गैस के केस में नॉट पॉसिबल, ट्रांसफर वेव गैस के केस में नहीं बन पाती, क्योंकि गैस खुद को रिस्टोर नहीं कर पाती, समझ गए भैया, खुद को रिस्टोर नहीं कर पाती। मतलब ट्रांसफर वेव जो पार्टिकल ऊपर गया था तो ऊपर ही गया, फ्री है ना भैया, वो तो फ्री है, दे दिया उसको, रैप्टा मार दिया किसी ने नीचे से, तो क्या पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो वो खुद को रिस्टोर नहीं कर सकती, ठीक है भैया। केवल ये तीन, समझ गए भैया। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो ध्यान दीजिए भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव हर मीडियम में चल सकती है, हर मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव रिकॉर्ड होगी ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है भैया। लिक्विड में भी, सॉरी सॉलिड में, ये चलती है ना भैया, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ना, जब ये चलती है तो उसमें वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, और वॉल्यूम डेंसिटी हम दोनों का, तीनों का ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये कैसे चेंज होता है बताता हूँ भैया। देखिए मैं, अगर मैंने बोला, यहाँ पे बोला, तो मेरी एनर्जी क्या होगी, आगे के मॉलिक्यूल को प्रेस कर देगी, और यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, जहां से मैं बोलूंगा तो वहां का मॉलिक्यूल हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल आगे बढ़ा है वो आगे के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी भैया, फिर इस पे प्रेशर लगेगा अगले वाले पे, फिर ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। देखिए भैया दोबारा से बोल रहा हूँ, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलती है, ठीक है भैया। यहाँ पर मैंने एनर्जी दी, क्या किया भैया, एनर्जी दी, साउंड एनर्जी ऐसे दी, तो ये मॉलिक्यूल क्या भैया, आगे बढ़े, ठीक है भैया, आगे बढ़े, तो इधर क्या बन गया भैया, देखिए सारे मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल दूर दूर फैले हुए थे, वो साउंड एनर्जी की वजह से क्या हो गया, पास पास आ गए, साउंड एनर्जी की वजह से पास आ गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया, लेकिन डेंसिटी क्या होगी भैया, इंक्रीज हो गई, है भैया। जब ये मॉलिक्यूल के ऊपर, देखिए भैया आपको पता भैया, ये जब इनके ऊपर प्रेशर लगा, ऐसा हुआ, तो इनके ये क्या करेंगे, आगे फोर्स से बढ़ेंगे। जब ये फोर्स से बढ़ेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो ये मैटर बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी की वजह से पास में है, फिर क्या होंगे भैया, ये दूर दूर भी आएंगे, क्या होंगे भैया, दूर दूर, हमेशा देखिए एनर्जी की वजह से पास में है, तो क्या होंगे भैया, दूर दूर भी आएंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मॉलिक्यूल क्या होंगे भैया, दूर दूर जाएंगे, ठीक है भैया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया भैया, बढ़ गया, लेकिन डेंसिटी क्या होगी भैया, बढ़ गई, ठीक है भैया। अब देखिए ये मॉलिक्यूल जो आगे बढ़े हैं, वो आगे वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पर एनर्जी ने फोर्स लगाया, वैसे इनके पास भी एनर्जी थी, ये भी क्या करेंगे, आगे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होंगे भैया, पास आ जाएंगे, क्या होंगे भैया, ये आगे बढ़ रही है, पास आ गए, मॉलिक्यूल पास में आ गए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी भैया, फिर घट गया, लेकिन डेंसिटी फिर क्या होगी भैया, बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई, फिर क्या होगा भैया, ये मॉलिक्यूल फिर जैसे ये दूर गया था, वैसे ये मॉलिक्यूल भी क्या होंगे भैया, दूर दूर आएंगे, फिर दोबारा से आएंगे,
चलता रहेगा जब तक एनर्जी पूरी खत्म नहीं होगी। वेलोसिटी वॉल्यूम फिर क्या होगा, घटेगा, डेंसिटी फिर क्या होगी भैया, कम होगी। अब देखिए ये मॉलिक्यूल भी आगे बढ़े, इनके पास भी एनर्जी है, जैसे इस एनर्जी ने इसको कंप्रेस किया, ये वाली एनर्जी भी क्या करेगी, आगे मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेगी। फिर मॉलिक्यूल क्या होगी भैया, पास पास आ गए, फिर मॉलिक्यूल क्या होगी भैया, आपके पास पास आ गए। वॉल्यूम फिर क्या होगा भैया, घट ही जाएगा, वॉल्यूम फिर क्या होगा, घट जाएगा, डेंसिटी फिर क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। तो ये क्या, इसे कहते हैं भैया कंप्रेशन, इसे कहते हैं रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है भैया, आपकी आगे बढ़ती है किसी भी मीडियम में, ठीक है भैया। और ये इस तरीके का जो चेंज है वो तीनों में पॉसिबल है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस। तो क्योंकि आपको पता है भैया, एनर्जी देकर हम सॉलिड के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं और डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, गैस के भी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, और लिक्विड के भी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है भैया, सॉलिड में भी चल सकती है, दूसरा लिक्विड में भी चल सकती है, और तीसरा गैस में भी चल सकती है, ठीक है भैया, ये गैस में चल सकती है। तो इसका मतलब क्या भैया, ये यहाँ पे लिख देता हूं भैया, प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव किस वजह से होता है भैया, वॉल्यूम के चेंज की वजह से और डेंसिटी के, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू वॉल्यूम चेंज और डेंसिटी चेंज, और डेंसिटी चेंज और वॉल्यूम चेंज तीनों में पॉसिबल है, सॉलिड में भी लिक्विड में भी। इसलिए क्या होता है भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी चलती है और गैस में भी चलती है। लेकिन वहां पर क्या होता है भैया, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है भैया, खुद को रिस्टोर करने का चाहिए, ट्रांसफर वेव पे प्रोपोगेशन के लिए मीडियम खुद को रिस्टोर करना चाहिए। तो भैया सॉलिड में तो हर जगह से रिस्टोर कर सकता है वो, लिक्विड में केवल सरफेस से, और गैस कभी खुद को रिस्टोर नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर केवल वॉल्यूम चेंज होना चाहिए और डेंसिटी चेंज होनी चाहिए। वॉल्यूम और डेंसिटी तो भैया क्या होता है, सॉलिड में भी चेंज होती है, लिक्विड में भी और गैस। इसलिए भैया मैकेनिकल वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो तीनों मीडियम में क्या होती है भैया। तो जब भी कोई पूछेगा भैया कि बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव चलने के लिए क्या मीडियम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो मीडियम का वॉल्यूम भी चेंज होना चाहिए और डेंसिटी भी चेंज चाहिए। और यहाँ पर तीनों मीडियम की वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए तीनों मीडियम में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव चल जाएगी। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में मीडियम खुद को रिस्टोर करना चाहिए, यानी उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगाता है, एक तो सॉलिड हर जगह से लगाता है, और दूसरा एक लिक्विड कहां से लगाता है भैया, केवल सरफेस से। क्लियर है भैया, ठीक है, फटाफट देखिए भैया। जो बताने जा रहा हूं, क्लियर है भैया चीज, ठीक है भैया। आगे बढ़ रहे भैया, तो सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन, ठीक है भैया। कुछ टर्म्स के बारे में बात करने आ रहे हैं वेव मोशन की, ठीक है भैया। पहला, सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। पहला भैया पता है भैया, फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितनी भी साइकिल होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 4 साइकिल, 5 साइकिल, 10 साइकिल जितनी भी हो जाए वही क्या होगी भैया, फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू में 1/t, ठीक है भैया, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो दूसरा भैया आपकी वेवलेंथ, क्या है भैया, वेवलेंथ सबको पता है भैया। सेपरेशन in between two consecutive crust and trough and trough and trough। देखिए भैया ये वेव है, ये क्रस्ट है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे भैया, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ। यहां से यहां तक की दूरी को भी वेवलेंथ ही कहेंगे, दोनों बराबर ही होती है, ठीक है भैया, वेवलेंथ। या यहां से एक ट्रफ और है, तो इसकी और इसकी दूरी को ट्रफ इनकी दूरी को भी क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ ही कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है भैया, एसआई यूनिट क्या होती है भैया, मीटर। क्या होती है भैया, मीटर होती है इसके एसआई यूनिट। क्लियर है भैया, ठीक है भैया, मिटो भैया जल्दी से फटाफट, ठीक है। अबे यार भैया इतना टाइम नहीं है आज, पीछे क्लास में मिटो चल भगे से। अगला भैया
थर्ड। तेरी गलती है, घर पे क्यों नहीं पढ़ता? क्यों नहीं पढ़ता? तो क्या कह रहा है, छोड़ छोड़ के किया? बहुत पेलूंगा उधर के यहीं पे। ठीक है भैया, अगला आ रहा है भैया, ध्यान दीजिए भैया। अगला भी आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, पीरियड। ठीक है भैया, तो क्या होता है भैया, टाइम टेकन बाय दी वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है भैया, चौथा क्या भैया, सुबह क्या लिखा था? जल्दी बता, बहुत मारूंगा मैं यहीं पे। ए भैया, अगला भैया देखिए, वेव नंबर। भैया वेव वेलोसिटी, तो भैया देखिए भैया, ध्यान दीजिए, वेव वेलोसिटी क्या होती है? तो ये भैया क्या है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? वेवलेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। और यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है? कैपिटल टी होता है। क्या होता है भैया? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं और यहां तक के टाइम को कैपिटल टी कहते हैं। तो जो वेव वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस, वेवलेंथ, डिस्टेंस बोले तो वेवलेंथ, अब वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ अपॉन में टाइम। तो लेंथ कितनी भैया? लैम्डा, और टाइम कितना लगाया? कैपिटल टी। तो लैम्डा 1/टी क्या होता है? लैम्डा इंटू में नहीं, ये याद है भैया? वेलोसिटी, इसे एफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स में वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, चलो वेव नंबर क्या है भैया? ध्यान दीजिए, वेव नंबर होती है भैया नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव या वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, हम क्या कहते हैं भैया? वेव नंबर। ठीक है भैया, तो क्या होता है भैया? पर यूनिट लेंथ, ये वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा, वेव नंबर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया? वेव नंबर नॉर्मल है। ठीक है भैया, अब ये हो गया, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया? पर मीटर। एसआई यूनिट क्या होगी भैया आपकी? पर मीटर। ठीक है भैया, उसके बाद भैया एक और होता है, इसे ध्यान रखना भैया, इसे कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। हमेशा किसी वेव के लिए वो कांस्टेंट आता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? 2 पाई लैम्डा होता है, ये ध्यान रखना इन सारी टर्म्स को। ठीक है भैया, फटाफट हो गया भैया? कितने करा था उसमें? ठीक है भैया, तो भैया इन सारी टर्म्स को लिख लेना बढ़िया से। मिलते भैया अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अरे अभी शाम को 5:15 पे यही क्लास होगी सेम, इसके आगे। देखिए भैया, लास्ट अभी जो थोड़ी देर पहले क्लास हुई थी हमारी, क्लास हुई थी, उसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है भैया, जिसमें मैंने बताया था आपको वेवलेंथ क्या थी भैया? 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी थी h। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है भैया, फिर उसके बाद मैंने बताया था भैया फ्रीक्वेंसी क्या था भैया? 1 सेकंड में जितनी भी साइकिल होंगी वही क्या कहलाएगी भैया? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 50 साइकिल 1 सेकंड में तो 50 फ्रीक्वेंसी है, 100 साइकिल 1 सेकंड में तो 100 फ्रीक्वेंसी। जितनी भी साइकिल 1 सेकंड में होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर मैंने बताया था भैया आपको वेव वेलोसिटी के बारे में। मैंने कहा था भैया जो टी टाइम में, मतलब देखिए भैया, मैंने वेव वेलोसिटी को बीच में एक रिलेशन दिया था, वेलोसिटी इक्वल्स टू में वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता लग गया होगा भैया मैंने कैसे दिया था, खैर वो रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे। ठीक है भैया, मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बात की थी। ठीक है भैया, जो शायद कई बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं समझा देता हूं भैया। वेव नंबर, उसमें से एक टर्म थी भैया, चुप हो जाओ भैया प्लीज। वेव नंबर क्या था भैया? वेव नंबर। आपको याद है भैया वेव नंबर? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, प्लीज बोले नहीं। वेव नंबर इसको वी डैश से लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? वेव नंबर को हम किससे लिखते हैं भैया? वी डैश से। ये क्या होता है भैया? 1 में लैम्डा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए भैया, इसको समझ लीजिए। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? ए भाई, नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ।
नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ। भैया पर यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स होती है वही क्या कहलाता है भैया, वेव नंबर। पर यूनिट लेंथ में जितनी वेव होती है उसे क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर। एक एग्जांपल लेता हूं भैया, वेव नंबर का फॉर्मूला ये क्यों बना ये भी ध्यान रखना भैया। अगर मान लीजिए एक वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या भैया 0.5 मीटर है, क्या भैया 0.5 मीटर है, तो बताओ 1 मीटर में कितनी वेव आ सकती है वाली, 2। कैसे निकला भैया, तो भैया वेव नंबर निकालने के लिए आपने क्या किया, 1 डिवाइड बाय 0.5 यानी वेवलेंथ में डिवाइड करके कितनी आ गई भैया, 2 वेव आ गई। मान लीजिए एक वेव है जिसकी लेंथ क्या भैया 0.25 मीटर, एक वेव है जिसकी लेंथ क्या भैया, वेवलेंथ क्या भैया 0.25 मीटर, तो कितनी वेव आएंगी भैया 1 मीटर में, तो वेव नंबर क्या हो भैया 1 डिवाइड बाय 0.25। तो भैया हमने क्या कर दिया भैया, क्या हुआ 4 वेव, कितनी आ गई भैया, तो वेव नंबर जो बताता है वो पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आएंगी वो क्या होता है भैया 1 बाय में लैम्डा है भैया। क्लियर है सबको। फिर भैया उसके बाद आता है भैया एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, और इसको कहते हैं भैया प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है भैया, इसे कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। यार बोलिए मत भाई, बोलिए मत, ठीक है भैया। इसे और एक और नाम देते हैं भैया, क्या नाम है इसका भैया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है भैया। तो भैया ये होता भैया नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव इन 2 पाई एंगल। तो ये कैसे निकालेंगे भैया, तो इस एंगुलर वेव के नंबर को हम कैसे लिखते हैं, और 2 पाई अपॉन में क्या होगा भैया, लैम्डा के बराबर होगा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा के बराबर होगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट वही वाला है, ठीक है भैया। तो इसको मैं बताने की जरूरत नहीं समझता, कुछ क्वेश्चंस है जल्दी फटाफट देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जितने टॉपिक करा रखे हैं उन पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ, ठीक है भैया। देखिए अब देखिए भैया, मिटा दो इसे, ठीक है। अरे इतना अब हो गया, यहाँ पे इतना टाइम रुकूंगा भैया तो वही तो एक टॉपिक हो जाएगा। देखिए भैया क्वेश्चन दिल्ली 2005 में आया था, दिल्ली भाई प्लीज, दिल्ली 2005 में क्वेश्चन आया था 2005 में, ठीक है भैया। कह रहा है हाउ, कहां से आवाज आ रही है प्लीज, ठीक है भैया। कह रहा है हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन द एयर, कह रहा है कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है भैया, व्हेन दी ट्यूनिंग फ्रॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक कोई ट्यूनिंग फ्रॉक देखा है, ऐसा चिमटे ऐसा होता है, ऐसा इसमें मारते हैं ना तो ऐसे फ्रीक्वेंसी निकलती है, वाइब्रेट करता है, चिमटा ऐसा होता है, ठीक है भैया, इसे ट्यूनिंग फ्रॉक कहते हैं, ठीक है, फॉर्क, ठीक है भैया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रखी है हमारी भैया 256 हर्ट्ज, क्या रखी है 256 हर्ट्ज, मेक्स 64 वाइब्रेशन, कितनी भैया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी भैया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 64 वाइब्रेशन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितनी भैया 320 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाले भैया, तो आपको पता भैया इतनी वाइब्रेशन मतलब इतनी ऑसिलेशन हुई है, कितनी हुई है 64 ऑसिलेशन हुई है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिख सकते हैं हम इसको, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इतनी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है भैया 64 है, 64 है। आपको फ्रीक्वेंसी रखी है, आपको वेलोसिटी रखी है, चलो एक काम करते हैं वेव की लेंथ निकाल लेते हैं। वेव लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पीछे लिखा था वेलोसिटी इक्वल्स टू लिखा था भैया फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ क्या होती है वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो भैया वेलोसिटी कितनी है 320 डिवाइड बाय 256, ठीक है, इतना मीटर क्या आ गई भैया वेव की लेंथ आ गई। आपको पता कितनी वेव बनी है, और एक वेव की लेंथ कितनी भैया, तो कुल कितनी लेंथ होगी, टोटल लेंथ ऑफ 64 वेव्स कितनी होगी भैया, वही डिस्टेंस के बराबर होगा। एक वेव की लेंथ क्या है इतनी, तो 64 वेव की लेंथ कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो भैया, तो ये हो जाएगा 230। एक वेव की लेंथ कितनी है 230, 220 अपॉन में 256 इंटू में 64, ठीक भैया। ये कितना हो जाएगा भैया, 4 बार गया, अरे क्या भैया, तो 80 मीटर का डिस्टेंस क्या हुआ भैया, ठीक भैया 80 मीटर का डिस्टेंस इस वेव ने कवर किया। बेटा क्लियर है ऑनलाइन में सबको,
ऑनलाइन में क्लियर है क्वेश्चन? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इतनी वाइब्रेशन मतलब इतनी ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है भैया, और जो साउंड की वेलोसिटी इतनी, तो हमें देखिए फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी से हमने क्या निकाल लिया भैया? वेवलेंथ निकाल लिया। एक वेव की लेंथ इतनी है, आपको पता है 64 वेव बनी है ऐसी, 64 वेव बनी है, ठीक है भैया, क्वेश्चन सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है भैया, 64 वेव ऐसी बनी है, तो 64 एक वेव की लेंथ इतनी है, तो 64 वेव की लेंथ क्या होगी भैया? इतनी, 80 मीटर। क्वेश्चन भेज दे रहा हूं मैं, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है जो प्रीवियस में रखा है? ठीक है भैया, और कोई क्वेश्चन तो देखिए भैया एटलीस्ट, और कोई क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं आ रखा, मैं आपको क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ, ठीक है भैया। आगे बढ़ता हूँ ये टॉपिक पे, ठीक है भैया, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ठीक है भैया, अब अगला टॉपिक जो है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगला टॉपिक क्या भैया? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, तो आपको पता है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें वेव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, याद है भैया? ट्रांसवर्स वेव क्या थी भैया? जिसमें वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी भैया? परपेंडिकुलर थी, याद है? ठीक भैया, तो भैया स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव निकाल रहे हैं, इसमें अलग अलग केस दे रखे हैं। जो पहला केस है वो बोल रहा है भैया स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है भैया, स्ट्रेच स्ट्रिंग का है एक तो, और दूसरा है भैया आपका, ठीक है भैया, स्ट्रेच स्ट्रिंग, दूसरा है आपका सॉलिड, ठीक है भैया। तो इन दोनों के अंदर हमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालनी है। हमें आपको तो गिटार की स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर स्पीड निकालनी है। और सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो, ये सॉलिड है, यहाँ बोलोगे तो स्पीड निकलेगी, ठीक है भैया। तो उन दोनों जगह पे आपको साउंड की स्पीड निकालनी है। तो पहला क्या है भैया? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है भैया। अब हमें स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर निकालना है, ठीक है, खिंची हुई स्ट्रिंग है, ठीक है। देखिए नहीं आ रही है, इसीलिए तो एक घंटे और क्लास होगी, उसके बाद डाउट पूछने के लिए पूछ लियो, पढ़ ले ध्यान से, समझ गई? मरेगी काम का मेरे हाथों से, नाप दूंगा एक घूसे में, ठीक है। कह रहा भैया एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये दोनों एंड से फिक्स है, ठीक है भैया। ध्यान रखना भैया, इसका कुल मास क्या है भैया? टोटल एम, एम क्या है? टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग। एल क्या है भैया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा इसका? कुल मास कितना भी है इसका? एम है, उसकी कुल लेंथ कितनी है भैया? एल। तो एक यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा? तो उसको लिखते हैं हम स्मॉल एम से। क्या लिखते हैं भैया? स्मॉल एम क्या? मास पर यूनिट लेंथ। वो किसके बराबर होगा? कुल। चलो भैया, वो भाग गया था ड्यू टू अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। नाउ आई एम कमिंग। केम ध्यान दीजिएगा, इसकी यहां से यहां तक की लंबाई क्या है भैया? एल है। इसका कुल मास क्या है भैया? एम है। तो मास पर यूनिट क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा भैया? स्ट्रिंग का कुल मास जो कि क्या एम है, स्ट्रिंग की कुल लेंथ क्या भैया? जो कि एल है। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? स्मॉल एम, ठीक है भैया। स्मॉल एम क्या? एक यूनिट लेंथ का मास। एक यूनिट लेंथ का मास कैसे निकलेगा भैया? तो कुल मास अपॉन में कुल लेंथ, दोनों को डिवाइड कर दो तो मास पर यूनिट लेंथ निकलेगा। और इसके अंदर क्या है भैया? टी क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। देखिए भैया ध्यान दीजिए, मैंने ये सब चीजें क्यों लिखी है। देखिए भैया, गिटार की स्ट्रिंग टाइट होती है, यानी उसके अंदर टेंशन होता है, खिंचाव होता है। अगर गिटार की स्ट्रिंग टाइट नहीं करोगे तो उसमें वेव नहीं बनती, ऑसिलेट नहीं करता ना। और ढीली सी रख दोगे, ऐसे पड़ी है जमीन पे और ढीली पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे कर दोगे तो क्या ऑसिलेट करेगा? क्या नहीं कर सकता ना। ऑसिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? खिंचाव होना चाहिए उसके ऊपर, टाइट होना चाहिए। और दूसरा, उसका कुछ मास होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ में कुछ मास होना चाहिए, ठीक है। जो स्ट्रिंग जितनी पतली होती है, वैसे देखा गया है उसके अंदर वेव्स क्या होती है? ऑसिलेशन ज्यादा होती है। लेकिन जो मोटी सी आवाज आती है, उसे कह रहे हो ना, जो मोटी स्ट्रिंग होती है गिटार के अंदर, उसका ऐसे ऐसा जर्क मारोगे ना तो ढंग ऐसी आवाज आएगी। लेकिन जो पतली होती है, गिन 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 ऐसी आवाज आती है, वो ज्यादा, ऐसी आवाज मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी है।
और मोटी आवाज मतलब कम फ्रीक्वेंसी है, समझ गया? ठीक है भैया। तो देखा गया ओए कि जो जो इसके अंदर वेलोसिटी आ रही है, वेव की वेलोसिटी आ रही है, जो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, इसका ट्रांसवर्स वेव है, तो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। कह रहा है इसके अंदर जो वेव आई है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पे? टेंशन पे। और वेव की वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास पर यूनिट लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रही है भैया? अगर वैसे तो मैं बता दूं भैया, मास जितना ज्यादा होता है वेव की वेलोसिटी उतनी ही क्या होती है? कम होती है, हल्की हल्की वेलोसिटी आती है, अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है भैया, तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करिए, दोनों कंबाइन किया तो क्या हो गया? टी एम इक्वल्स टू में के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है भैया, टी की पावर ए एम की पावर बी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। क्या है भैया? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसे हटा दीजिए। टेंशन बोले तो फोर्स, टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है। एम एल टी माइनस टू की पावर ए। और ये क्या? मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। क्या भैया? यानी m अपॉन में l है। क्या भैया? m बोले तो मास और l नीचे तो क्या होगा? l की पावर माइनस वन। ठीक है भैया, ये हो गया इसकी पावर भी। अब देखिए भैया, इधर m है, इधर l भी है, इधर t भी है, लेकिन इधर क्या है? केवल l और t है, m नहीं है। तो इधर क्या कर दीजिए? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस वन। ठीक है भैया, अब देखिए m की पावर a भी है, m की पावर b भी है, तो m की पावर क्या हो गया? a प्लस b। l की पावर a, l की पावर माइनस b, तो l की पावर a माइनस b। t की पावर क्या है भैया? माइनस 2a। ठीक है भैया, t से t क्या? m से m कट गया, तो a प्लस b क्या हो गया? 0। l से l कट गया, तो a माइनस b इक्वल्स में क्या हुआ? 1 आ गया। t से t कैंसिल हो गया, तो माइनस वन इक्वल्स में माइनस टू है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। a की वैल्यू क्या आ गई भैया आपकी? हाफ। तो a की वैल्यू आ गई हाफ, तो b की वैल्यू क्या आ गई भैया? माइनस हाफ। अब a भी पता लग गया, b भी पता लग गया, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हटा दीजिए इसको, ये आप सॉल्व मत करना। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, a और b की वैल्यू हमने क्या किया? यहाँ पुट कर दिया। ठीक है भैया, तो ये आएगा भैया आपका v इक्वल्स में k की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 1 होती है, वैसे बता दूं आपको मैं। ठीक है भैया, k की वैल्यू क्या है भैया? 1 है। तो भैया ये होगा आपका t की पावर a की वैल्यू क्या रखी भैया? हाफ। ठीक है भैया, और b की पावर क्या? m की पावर क्या है? b, और b की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ। ठीक है भैया, तो v इक्वल्स में t की पावर हाफ और m की पावर हाफ अपॉन में आ जाएगा, दोनों का क्या होगा? अंडर रूट आएगा, t अपॉन में m। ये है भैया ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अंदर। आपने वैसे भी देखा होगा कि वेलोसिटी जो होती है, जितना ज्यादा टेंशन होगा उसके अंडर रूट के डायरेक्टली होगा। आपको पता है, स्ट्रिंग को खींच के रखोगे तो उसमें वेव बढ़िया बनेगी, ज्यादा ऑसिलेशन होगा, और ज्यादा ऑसिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है भैया, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ, हल्की स्ट्रिंग में ज्यादा बेस बनती है, ज्यादा वेलोसिटी होगी। भारी स्ट्रिंग में, मोटी स्ट्रिंग में कम वेव बनती है। ठीक है भैया, तो इसलिए ठीक है भैया, अभी आप ये सिंपल वर्ड से समझ लो, बाकी बाद में इसको बड़े क्लास में आप पहचान लेना। ठीक है भैया, ये ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस खींची हुई स्ट्रिंग के अंदर, समझ गए? तो अंडर रूट टी अपॉन में m, वेयर टी इज द टेंशन इन स्ट्रिंग और m इज द मास पर यूनिट। क्लियर है भैया? हो गया। अगला लिखिए भैया, इन सॉलिड। बेटो दूसरा भी है सॉलिड, इन सॉलिड। स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन सॉलिड। देख भैया, जब हम सॉलिड की बात करते हैं, हे भैया, तो जब सॉलिड की बात करेंगे तो जो सॉलिड के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है, ठीक भैया, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो उसका यंग मॉडुलस पे, यंग मॉडुलस क्या बताता है? इलास्टिसिटी। और दूसरा उसकी डेंसिटी के। ठीक भैया, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक यंग मॉडुलस पे। देखिए अगला टॉपिक यही है, कहीं कुछ और बता रहा हूं। ठीक है भैया, हाँ, ट्रांसफर वेव इन सॉलिड। ठीक है भैया, तो एक यंग मॉडुलस पे, दूसरा इलास्टिसिटी पे। ठीक है भैया, तो एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी रो है, यंग मॉडुलस क्या है भैया? वाई है। यंग मॉडुलस क्या है भैया इसका? तो इसमें जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, डिस्टरबेंस या एनर्जी दोगे, तो वो एनर्जी यहां पर पहुंचेगी वी वेलोसिटी से, यानी वेव की वेलोसिटी होगी ना, एनर्जी की वेलोसिटी बराबर में वेव की वेलोसिटी।
तो जिस वेलोसिटी से पहुंचेगी वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है भैया, यंग मॉडुलस पे। वेलोसिटी डिपेंड्स कर रही है भैया डेंसिटी पर, ठीक है भैया। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या होगा भैया, v इज डायरेक्टली इक्वल टू y की y रो, तो v इज इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ y की पावर a, रो की पावर क्या होगी भैया आपका b, तो वेलोसिटी क्या होगा lt माइनस 1। चलो भैया खत्म हो गया। k की वैल्यू क्या होती है 1। यंग मॉडुलस क्या होता है भैया, आपको याद होगा यंग मॉडुलस का डायमेंशन मैंने लिखवाया था प्रेशर के डायमेंशन के बराबर। किसके बराबर, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है ml की पावर -1 t की पावर -2, यानी यंग मॉडुलस का भी डायमेंशन यही होगा, पावर है। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m अपॉन में l की पावर -3, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया भी। ये भैया सबका डायमेंशन हम देख रहे हैं, इधर सब, इधर m नहीं है, इधर सब कुछ है, तो हमने क्या लिख दिया भैया m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। इधर देखिए भैया m की पावर a, m की पावर b, तो m की पावर a प्लस b हो गया, b हो गया। l की पावर -a, l की पावर -3b, l की पावर a माइनस l की पावर -a और l की पावर -3b, और t की पावर देखिए भैया -2, t की पावर -2a। सॉल्व किया तो देखिएगा इन दोनों साइड को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या होगी हाफ और b की वैल्यू क्या होगी भैया -हाफ, ठीक है भैया, सॉल्व कर लेना, ठीक है भैया, सॉल्व कर लोगे तो अब ये वैल्यू को क्या करो यहां डाल दो, ठीक है भैया। तो v इक्वल्स में क्या होगा k, y की पावर क्या है भैया a है, और a की वैल्यू क्या है हाफ, और b की पावर क्या है भैया रो की पावर क्या है b की वैल्यू क्या है -हाफ, तो भैया क्या होगा इज इक्वल्स टू क्या होगा k y की पावर हाफ और रो की पावर हाफ, तो ये क्या हो भैया k अंडर रूट y अपॉन में रो, और k की वैल्यू क्या होती है भैया आपकी 1 होती है, बता दूं भैया आपको, तो वेलोसिटी क्या होगी भैया अंडर रूट y अपॉन में रो, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, सॉरी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी सॉलिड के अंदर आपकी ये होती है। अब देखिए क्यों होता है, यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतनी जल्दी से मीन पोजीशन पे आएगा, ऑसिलेशन उतना ज्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। यंग मॉडुलस बताता है इलास्टिसिटी को, और आपको पता है जो मीडियम जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स, उतनी ज्यादा ऑसिलेशन बढ़िया से होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी वेलोसिटी होगी। डेंसिटी की इन्वर्सली क्यों होगा, तो भैया आपको पता है डेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे भैया ज्यादा होंगे पास पास में, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो एनर्जी सब में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी का लॉस क्या होगा ज्यादा होगा, और उस केस में आपकी वेलोसिटी क्या होती है कम हो जाती है, ठीक है भैया। इस तरीके से भी समझ लो, ठीक है, आपको ज्यादा जरूरत जान नहीं है, ठीक है भैया। क्लियर है भैया सबका, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में सबको क्लियर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से। मेरी फोटो क्यों ले रहा है, देखिए भैया ट्रांसवर्स वेव के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हो सकता है आपको प्यार भी हो जाए इस क्वेश्चन से। कह रहा भैया देखिए, कह रहा भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक स्टील वायर है, क्या कह रहा भैया, एक स्टील वायर है और उसकी लेंथ कितनी रखी है, माऊ वहां आ जाऊं मैं, इतना पेलूंगा ना जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेंथ क्या भैया 0.72 मीटर, स्टील वायर की लेंथ क्या 0.72 मीटर, ठीक है भैया। अच्छा जिस टेंशन से खींचा गया है वह भैया 60 न्यूटन का, एनसीईआरटी का भैया 60 न्यूटन का टेंशन है, ठीक है भैया। और कह रहा है भैया इसका जो स्टील वायर का मास है वो दे रखा है आपको भैया 5 × 10 की पावर -3 किलोग्राम। क्या निकालना भैया, वेव की वेलोसिटी, कर लोगे भैया, अब निकालो पहले स्मॉल एम, क्या निकालो भैया, वो क्या होता है कैपिटल एम अपॉन में एल, कैपिटल एम क्या भैया 5 × 10 की पावर, एल क्या भैया 0. स्मॉल एम आ गया, ये भैया टेंशन दे रखा है आपको, यह है स्ट्रेच स्ट्रिंग, क्या है, और स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है भैया √T अपॉन में टी, ये रहा स्मॉल एम, ये रहा। सॉल्व कर लीजिए आंसर, कौन कौन कर लेगा भैया इसको, कर लोगे, हो गया खत्म, खल्लास।
ठीक भैया, चलो भैया और कोई एनसीईआरटी में नहीं था। अगले लिखते भैया स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या भैया? चंदा है तू, सूरज है तू, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी मैं ही करूं है ना? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए भैया इसमें भी तो केस है, ए प्लीज। पहला भैया इसने जो केस रखा है, पहला केस रखा है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड और गैस। आपको पता भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड और गैस सॉलिड में भी चलती है। तो पहले दे रखा है लिक्विड के अंदर, ठीक है भैया। तो लिक्विड के, ध्यान दीजिए भैया, लिक्विड के और गैस की जब भी बात की जाएगी तो लिक्विड और गैस में जब आप जौन सा, आपको पता है बल्क मॉडुलस, ठीक भैया। तो जब हम लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो वहां पर जो आपका वेलोसिटी होगी बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम चेंज होता है ना, बल्क मॉडुलस याद है आपको? तो उसमें वॉल्यूम चेंज कर रहे थे। गैस और केवल किसका होता? बल्क मॉडुलस होना चाहिए उसके पास, ठीक है भैया। जिस मीडियम के पास बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो जल्दी से अपने वॉल्यूम को क्या करेगा? रिकवर कर लेगा। क्या करेगा भैया? और जो जल्दी से रिकवर करेगा वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आया वॉल्यूम कम, बल्क मॉडुलस ज्यादा, रिकवर कर लिया। जिसका बल्क मॉडुलस कम होगा वो धीरे धीरे रिकवर करता है और पूरा नहीं कर पाता। वहां पे वेव की वेलोसिटी क्या होती है? अभी दोनों के ही मारूंगा रेप्टे, याद है? ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो बल्क मॉडुलस पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी डिपेंड करती है इन केस ऑफ सॉलिड और गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड का बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, बल्क मॉडुलस ज्यादा मतलब वॉल्यूम की रिकवरी जल्दी हो रही है। वॉल्यूम पीछे करा है फिर रिकवर हो गया, पीछे करा है फिर रिकवर, जो जल्दी जहां पे जल्दी ऐसा पीछे का पुचुक 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 पुचुक। तो ठीक है भैया, तो वहां पर वेव की वेलोसिटी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी, है ना? समझ गए भैया। और डेंसिटी के यहाँ पर भी क्या होता है भैया? इनवर्सली होता है। डेंसिटी के यहाँ पर भी क्या होता है भैया? तो इनवर्सली। तो भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव पहला क्या है भैया? सॉलिड और लिक्विड एंड, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज करोगे, लिक्विड स्लैश गैस, ठीक है भैया। तो जो वेलोसिटी होती है डिपेंड करती है भैया मीडियम के बल्क मॉडुलस पे, बी से लिखा था ना मैं, बी पर। और दूसरा डिपेंड करती है डेंसिटी पे। किस पर डिपेंड करती है भैया? ये बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम में वेरिएशन क्या होगी? ज्यादा होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। यानी बल्क मॉडुलस ज्यादा होने से वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। डेंसिटी ज्यादा होने से आपको पता है भैया एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ज्यादा पार्टिकल्स में होगा, है ना भैया। तो भैया धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो जाएगी, कम होती है वेलोसिटी, ठीक है। ख्याल रखो, छोड़ो इसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं भैया, दोनों कंबाइन किया आपका बी रो बी इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ बी की पावर ए रो की पावर बी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक भैया। तो डायमेंशन लिखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन LT -1 होता है, के का कोई नहीं होता। बल्क मॉडुलस का डायमेंशन वही होता है जो यंग मॉडुलस का MLT -1 -2 होता है। यहाँ पे पावर क्या हो गया? ए, और डेंसिटी की पावर क्या होगी भैया? डेंसिटी बोले तो ML की पावर -3, पावर क्या होगी? बी। इधर M है इधर M नहीं है, तो M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। इसको सॉल्व किया तो M की पावर A और प्लस B, ठीक है। M की पावर A प्लस B, L की पावर -A -3B और T की पावर -2, ठीक है भैया। सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू क्या आएगी? हाफ, और B की वैल्यू फिर क्या आएगी भैया? -हाफ। सारी वैल्यू क्या पर रखिए, तो के बी की पावर ए की वैल्यू क्या है? हाफ, और रो की पावर क्या है भैया? बी की पावर क्या है भैया? -हाफ। तो वेलोसिटी इक्वल्स में के बी की पावर हाफ और रो की पावर हाफ, ठीक है भैया। तो ये जाएगा भैया वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड स्लैश, ये भैया। तो ये हो जाएगा आपका के की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन में रो, ठीक है भैया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? क्लियर है ऑनलाइन में सबको भैया? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी, क्योंकि भैया हम बल्क मॉडुलस इसलिए रहे क्योंकि भैया आपको पता है मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो प्रोपगेशन होता है वो जब भी पॉसिबल है जब वॉल्यूम चेंज हो, और वॉल्यूम चेंज कहां पर होता है? बल्क मॉडुलस आता है वहां पर, जो मॉडुलस यूज करते हैं बल्क मॉडुलस। याद है नहीं याद है? देखिए भैया, अरे कौन कह रहा है छुट्टी? सुन लीजिए भैया, भैया तो लिखिए भैया, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन होता है
प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड। तो भैया ये वही होता है जो ट्रांसवर्स वेव का सॉलिड के अंदर होता है। जो ट्रांसवर्स वेव का सॉलिड के अंदर होता है वही लॉन्गिट्यूडनल वेव का सॉलिड के अंदर होता है। दोनों की वेलोसिटी क्या होती है भैया? सेम होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की सॉलिड के अंदर ये होती है, ठीक है भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, फॉर्मूले है, ठीक है भैया। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर है तो करा देते हैं। एक आपको एक्स्ट्रा चीज बतानी पड़ेगी मुझे, नहीं क्वेश्चन नहीं है, सीधा आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, दबा के नहीं यार, ये तो लैप्लास करेक्शन कराना पड़ेगा। चलो भैया, चलो भैया, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है भैया, जो थर्मोडायनेमिक्स के है। थर्मोडायनेमिक्स में ये लड़की क्यों बंद कर रही है? अभी बढ़िया था, पढ़ी बन रही थी, अभी तेरी कॉपी पैक हो रही है, तेरे को नींद आ रही है। चुप रहे, हट। ठीक भैया, क्यों? ओए देखिए भैया, कुछ टॉपिक्स है जो न्यूटन्स एरर और लैप्लास करेक्शन में, थर्मोडायनेमिक्स से कुछ टॉपिक्स है जो न्यूटन्स एरर और लैप्लास करेक्शन में आएगा। ठीक भैया, ये चैप्टर परसों तक हो सकता है खत्म हो जाए, पहुंच गया मैं काफी हद तक आगे तक। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता लग रहा है इतना तेज कैसे चलो, आराम से चल रहा, नहीं टैलेंट है, क्या करूं यार। नहीं कुछ नहीं वाला भैया। ओए देखिए भैया, मैं कुछ, ओए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 2 टॉप प्रोसेस आते हैं, एक होता है आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबैटिक, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। ठीक भैया, तो बात करूं भैया आइसोथर्मल की, यहां पर यूज होगा इसलिए करा रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है भैया। तो चुप हो जा भैया। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भैया? जिसमें टेम्परेचर क्या हो भैया, चेंज 0 हो, या टेम्परेचर को क्या कहते हो भैया, कांस्टेंट हो। क्या भैया? टेम्परेचर चेंज 0 और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें क्या होता है भैया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का लेन देन होता रहता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। टेम्परेचर बढ़ना चाह रहा है तो हीट लॉस होगा, टेम्परेचर घट रहा है तो हीट गेन होगी। ठीक है भैया, अगर टेम्परेचर, ये सिस्टम है, ठीक है भैया, अगर इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है भैया, घट रहा है, तो बाहर से हीट लेके क्या करेगा, टेम्परेचर वही कर लेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, तो बाहर हीट रिजेक्ट कर देगा और टेम्परेचर वही करेगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है भैया, टेम्परेचर गिर रहा है तो बाहर से हीट ले लेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बाहर हीट दे देगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है हीट का और यहाँ पे गेन कर दे रहा है। ठीक है, आइसो, तो वॉल शुड बी कंडक्टिंग, वॉल शुड बी कंडक्टिंग इन नेचर, कंडक्टिंग इन नेचर। कंडक्ट नहीं करेगा तो भैया हीट का लेन देन, वो रख दो वहीं पे। ठीक है, हीट का लेन देन पॉसिबल नहीं है। ग्रिल लगा दी, देख लो, जाके पूरी लगाइए, अभी देख लो, अभी घिसाई करे हो। ठीक है, तो देखिए भैया, वॉल शुड बी कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि आपका जो टेम्परेचर बढ़े घटे तो उस दौरान आपका हीट का लेन देन हो जाए और वो टेम्परेचर क्या रहे भैया, कांस्टेंट रहे। ठीक भैया, अब देखिए इसका जो ये तो एसेंशियल कंडीशन है, ये एसेंशियल, वॉल शुड बी कंडक्टिंग और प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो होना चाहिए। और यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, प्रोसेस शुड बी, पता नहीं पता, मुझे लगता नहीं आपको पता है सबको, शुड बी स्लो। भैया यहां पर 2 प्रोसेस होनी चाहिए, पता क्यों? देखिए दोनों का रीजन बता रहा हूं भैया। वॉल शुड बी कंडक्टिंग सो दैट एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ताकि हीट का लेन देन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में लगातार रहे, और टेम्परेचर क्या रहे भैया, सो दैट एक्सचेंज ऑफ हीट take place in between system and कंडक्टिंग नहीं हो तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का लेन देन नहीं हो पाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, बता दो तुम्हारे यहाँ क्या है, स्लो क्यों चाहिए प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस स्लो क्यों होना चाहिए? हाँ बता, अभी तो बोल रही ना उससे, उसने तेरे को क्लैप भी दी पीछे से। देखिए भैया, ताकि यहां पर इतना टाइम मिल जाए
कि जो हीट अंदर बढ़ रही है उसको लॉस किया जा सके, या हीट जो अंदर घट रही है उसको लिया जा सके। अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो हीट का लेन देन जल्दी से नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, समझिए भैया। तो प्रोसेस शुड बी स्लो का मतलब होता है सो दैट, ठीक है, स्लो सो दैट फॉर सफिशिएंट टाइम, फॉर proper time of exchange of heat, ताकि प्रॉपर टाइम मिल सके हीट को एक्सचेंज करने के लिए। समझ गए भैया? मुझे पता केमिस्ट्री में तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया गया था, एक भी रीजन नहीं पता होगा तुझे, बता रहा हूं, किसने कहा, बता रहा हूं मैं, यही लिखवा देते हैं, बोलेंगे एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है, फिजिक्स में यही तो क्वालिटी होती है, रीजन होते हैं। किसके? मैं नहीं लगाया था वो, मिटो दो भाई, मिटो दो। अब देखिए भैया, हाँ, अब आता है भैया एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है भैया, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो भैया क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस? हीट का चेंज जीरो होता है, हीट रिमेन कांस्टेंट होती है, हीट कभी नहीं बढ़ती। ठीक है भैया, हीट का लेन देन नहीं होता। ठीक है भैया, हीट का लेन देन नहीं होता, हीट चेंज जीरो होता है। ठीक है भैया, यहां पर भाई प्लीज यार प्लीज बोलिए नहीं। ठीक है भैया, यहां पर अगर हीट बढ़ रही है, हीट सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हीट तो वही रहेगी। क्यों? अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, पता नहीं होगा कुछ भी। हीट यहीं पर क्यू ही है तो क्यू ही रहेगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्यों? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आग जलाऊं इस बड़े से कमरे में, और वही आग लेके मैं रसोई में चलाया हूं, तो रसोई का वॉल्यूम का मैं वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, राइज कर जाएगा। वॉल्यूम कम, टेम्परेचर राइज कर गया। और यहाँ का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। समझ गए भैया? और अभी भी ये सिस्टम है, यहां पर भी हीट उतनी है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज कर रहा है। उस आग को कहां लेके आ गया, बड़े से कमरे में, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। हीट उतनी है, उसी हीट को लेकर रसोई में तो वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गया, उसी हीट को लेकर बड़े से कमरे में वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हीट उतनी रहेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं भैया एडियाबैटिक प्रोसेस। और वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग, क्या भैया, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है भैया, ताकि हीट का एक्सचेंज, सो दैट नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और दूसरा, प्रोसेस शुड बी फास्ट, ताकि टाइम ही ना मिले एक्सचेंज होने के लिए, थोड़ा बहुत जो एक्सचेंज हो रहा उसके लिए टाइम ही ना मिले, सो दैट नो टाइम अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है भैया, तो ये दो प्रोसेस है। और इसका जो पीछे जो आइसोथर्मल की देखिएगा, पता लग गया ना भैया? अभी इसको आगे हम कल करेंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ाएंगे तभी हम आइसोथर्मल करेंगे। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।